एसआईआर की लड़ाई बंगाल से निकलकर दिल्ली पहुंच चुकी है। पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी दिल्ली में हैं और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी इसे ममता की प्रेशर टैक्टिक्स बता रही है और कह रही है कि ममता एसआईआर की प्रक्रिया रोकना चाहती हैं। लेकिन दीदी ने साफ कर दिया है कि अब की बार बंगाल में खेला एसआईआर के मुद्दे पर ही होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ममता ने कैसे पूरा गेम प्लान तैयार किया है और कैसे वो खुद वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, आइए आपको बताते हैं। सीजेआई के अगुवाई वाली बेंच के सामने उन्होंने एसआईआर पर क्या दलीलें दी, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले 5 पॉइंट में ममता का माइंड गेम समझिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से 2 दिन पहले एसआईआर पीड़ितों को बंगाल से लेकर दिल्ली पहुंची। दूसरा, चुनाव आयोग पर जिंदा लोगों को मृत बताकर वोट काटने का आरोप लगाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरा, एसआईआर पीड़ितों को लेकर ममता ईसी के ऑफिस पहुंची और अधिकारियों का जवाब सुने बिना ही गुस्से में वापस लौट गई। चौथा, सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट दाखिल की और केस लड़ने के लिए खुद कोर्ट रूम पहुंच गई। पांचवा, चीफ जस्टिस के टोकने के बावजूद ममता ने खुद भी कोर्ट में दलीलें रखी। टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की भी प्लानिंग कर रखी है, यानी लड़ाई जल्द खत्म होती नहीं दिख रही। आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस विपुल एम पांचोली की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी अपने वकीलों के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी राज्य की मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर दलीलें रखी हों। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता के माइंड गेम पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि ममता ने कोर्ट रूम में भी ड्रामा किया। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मैं 5 मिनट बोलूंगा, उन्हें परमिशन दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी उस 5 मिनट में पूरा पॉलिटिकल भाषण ममता बनर्जी ने दिया। इसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है या स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपका जो एडवोकेट है वो बहुत एफिशिएंट एडवोकेट है, हम उनकी बात ही सुनेंगे। देखिए, इससे खराब शब्दों में एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आप चुप रहिए, आप ज्यादा मुंह मत खोलिए। तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा एकदम साफ है। जो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठिया रहे, रोहिंग्या रहे, जो इस पृथ्वी का माया त्याग करके ऊपर चले गए वो भी रहे, जो फेक वोटर्स है खाली जमीन पे प्लॉट्स के ऊपर जिसका नाम रख दिए इन्होंने, उसका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे। कैसे ये चल सकता है? पश्चिम बंगाल में ये पूरा एसआईआर प्रोसेस का खिलाफ धरना देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ? ममता और उनके वकीलों ने कोर्ट में क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट से कहा कि चुनाव से पहले 2 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है जो 2 साल में होनी थी। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है? 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ममता के वकील श्याम देवान ने कहा कि 1.4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तर्कसंगत गड़बड़ियों की सूची प्रदर्शित की जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि आप चाहते हैं कि लोगों को उन कारणों के बारे में सूचित किया जाए जिनके चलते उनके नाम फ्लैग किए गए थे। हम इससे सहमत हैं। ममता के वकील ने कहा कि हमें शॉर्ट नोटिस दिया गया है। वोटर लिस्ट का फाइनल डाटा प्रकाशित करने के लिए 11 दिन बचे हैं। सुनवाई पूरी करने के लिए बचे दिनों की संख्या 4 है। अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या 32 लाख है और एलडी पोस्ट ड्राफ्ट रोल 1.36 करोड़ है, जो कुल मतदाताओं का 20% है।
ममता के वकील ने कहा कि लॉजिकल गड़बड़ी के मामले में लगभग 70 लाख केस, नाम के बेमेल और स्पेलिंग में मामूली अंतर के साथ। इस पर सीजीआई ने कहा कि इसका समाधान क्या है। इस पर ममता के वकील ने कहा कि नाम की गड़बड़ी की वजह से समय कम पड़ रहा है। इस पर सीजीआई ने कहा कि अगर राज्य सरकार ऐसे लोगों को टीम देती है जो बांग्ला जानते हो तो चुनाव आयोग को मदद मिलेगी। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि समस्या ये है कि मैंने ईसीआई को पत्र लिखे हैं। मैं बहुत कम महत्व रखने वाली व्यक्ति हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूं। ममता ने कहा कि लोगों को फॉर्म 6 फाइल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। लाखों नाम डिलीट कर दिए गए हैं। इतने सारा जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। वो महिला विरोधी हैं। ममता ने कहा कि 58 लाख नाम काट दिए गए हैं। उनके पास अपील करने का विकल्प भी नहीं है। सिर्फ बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। One observation is important, that the Honorable Court has said to Mamata Banerjee that two important points have been taken in the petition itself that's needed to be considered and decided. The Mamata Banerjee has argued the points. Number one, only the deletion process is going on, no inclusion process has been taken up for long 4 months. Number two, there is no power to appoint micro observer and the role observer. And the role observers are, they are not subdivisional magistrate level rank. They are coming from Coal India, RBI, etc., etc. ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर पूरी ताकत झोंक दी है और कोलकाता से दिल्ली तक सियासी खेला की पूरी तैयारी कर ली है। सुनवाई से पहले ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें दलीलें पेश करनी दी जाए, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा, कोर्ट में कई काबिल वकील हैं, मिस्टर कपिल सिब्बल भी खड़े हैं, आप उन्हें पक्ष रखने दीजिए। ममता बनर्जी की प्रेशर टैक्टिक्स को समझिए। वो सुबह 10 बजे ही कोर्ट रूम पहुंच गई। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में वो पीछे जाकर बैठ गई और अपने केस का इंतजार किया। एसआईआर का केस लिस्ट में 21वें नंबर पर था। दोपहर 1:05 पर सुनवाई शुरू हुई। उससे पहले 3 घंटे ममता धैर्य के साथ कोर्ट रूम में बैठे रही। इससे पहले टीएमसी ने एक्स पर ममता बनर्जी का एक पोस्टर भी पोस्ट किया, जिसमें वकील का काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ती दिख रही हैं। पोस्ट में टीएमसी ने लिखा, ऐतिहासिक ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को चुनौती देंगी। ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाल से निकलकर दिल्ली में मोर्चा संभाला है और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ चुनाव में उतरी हैं, उससे इस मुद्दे पर घमासान और तेज हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ममता कोर्ट को प्रभावित करना चाहती है? बीजेपी घुसपैठ, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रही है, जबकि दीदी ने एसआईआर के मुद्दे पर घेराबंदी कर रखी है। बीजेपी का कहना है कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम जारी है, सिर्फ बंगाल में हल्ला क्यों? ममता ने खुद 2005 में कहा था कि वोटर लिस्ट घुसपैठियों से भरा है, फिर अब एसआईआर का विरोध क्यों? बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का स्वागत हो रहा है। टीएमसी के लोग बीएलओ को डरा रहे हैं और एसआईआर प्रोसेस को रोक रहे हैं। कोलकाता में 65 लोग मारे गए हैं। ममता क्यों देखने नहीं गई? बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। फिलहाल पूरा देश में सिर्फ 12 प्रदेश में एसआईआर का काम चल रहे हैं। ये वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का ये काम को लेकर के भारत के किसी भी कोने से इतना हल्ला नहीं आ रहा है। तो व्हाई देयर सो मेनी नॉइज इन वेस्ट बंगाल? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से रमनीश वत्स जी हैं, मेरे साथ टीएमसी से सोफिया खान जी हैं और मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से वरुण पुरोहित जी हैं। सोफिया, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, आज क्या जरूरत पड़ी थी ममता बनर्जी को कि वो सुप्रीम कोर्ट में दलील दें? आपकी तरफ से श्याम दीवान थे, आपकी तरफ से कपिल सिब्बल थे, आपकी तरफ से बड़े बड़े लॉयर्स की एक फौज थी, फिर दीदी को जाने की क्या जरूरत थी? ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। इसका लॉजिक क्या है, इसका तर्क क्या है? नमस्कार, आदाब। देखिए, आज इतिहास के पन्नों में एक नए तरीके से एक कह सकते हैं अक्षर से लिखा जाएगा कि किस तरीके से एक
70 वर्षीय महिला आज लड़ पड़ी, और सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि आम जनता, जो बंगाल में जो परिस्थिति है, जो ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रही हूँ, जो परिस्थिति है, जिस तरीके से आम लोग हैरेसमेंट का शिकार हुए हैं, खासकर एसआईआर प्रक्रिया को लेके, हियरिंग पे हियरिंग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कई पेपर्स जमा करने के बाद भी लोग जो है ये उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे परिस्थिति में कई लोगों ने दीदी को बोला, दीदी के पास गुहार लगाई, और इन सारी चीजों को लेकर दीदी, देखिए चूंकि ये तो सब छुपा कुछ भी नहीं है कि सारी एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं भाजपा से, तो जो चुनाव आयोग के ऊपर भी कुछ ना कुछ सवाल जरूर उठते हैं। तो हमें उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी भी एक भरोसा है, लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है दीदी को। तो दीदी वहां पर खुद पहुंची, और जितने भी पीड़ित थे, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है लेकिन एक्चुअली में वो लोग जीवित हैं, उन लोगों को लेके प्रमाण के साथ वहां पे पहुंची कि देखो भाई, ये लोग जीवित होते हुए भी इनके जो नाम है वो कट गए हैं और इनको मृत घोषित कर दिया गया है। ये तो कुछ चंद उदाहरण है, अगर हम लाखों लोगों को तो दिल्ली में नहीं ले जा सकते हैं फिलहाल, इसीलिए कुछ लोगों को ले गए। लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बताकर जो छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की गई है वोटरों के नाम में, ए का बी हो गया, बी का ए हो गया, या कुछ भी टाइटल में चेंजेस है, माँ बाप के नाम में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है। अब एक बात बताइए, ये सारी चीजों को देखने के लिए तो कम से कम साल 2 साल लगता है। अब आप सोचिएगा, चुनाव से 2-3 महीने पहले ये सारी चीजें कर दें और नाम काट दें, तब तक तो चुनाव हो जाएगा। इसका मतलब उनकी मंशा यही है कि वो सरकार बना लें, उसके बाद आप अपने नाम के स्पेलिंग को चेंज करते रहिए। तो ये देखिए, खुली खुली बात है, समझ में सबको आता है कि बंगाल में चुनाव है, इसीलिए एसआईआर को बहुत ज्यादा इसके चाबी को टाइट किया गया है। तो ये गुहार लेकर ऑब्वियसली ममता बनर्जी को जाना था, जो एक इतिहास भी है अपने आप में। कोर्ट में क्यों? नहीं, क्यों कोर्ट में नहीं? तो वकील ममता जाते हैं, बनर्जी देखिए ना, मुख्यमंत्री को जाने की क्या जरूरत है? और वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो है नहीं। बिल्कुल, ममता, शायद बहुत लोगों को नहीं पता है कि ममता बनर्जी ने लॉ भी किया है। लॉ वो एक किया है, समय लेकिन में वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है सोफिया जी। लॉ करने के बाद आपको बार काउंसिल का मेंबर होना पड़ता है, आपको एडवोकेट क्या कह सकते हैं, को लॉयर थी वहां पे, वो बिल्कुल, वो सिर्फ वही लॉयर थी, ऐसा वो नहीं है। लॉयर भी हमारे नहीं साथ बन कल्याण सकती है। मंत्री, हमारे सांसद भी हैं, वो भी साथ में थे, और भी दूसरे अन्य भी लोग थे। लेकिन ममता बनर्जी ने खुद, चूंकि एक महिला है, एक बंगाल की बेटी है, बंगाल की नारी है, मुख्यमंत्री तो है ही, उन्होंने ये चेष्टा की कि वो जाकर खुद एक गुहार लगाए। ठीक है, खुद गुहार लगाई रजनीश वत्स जी, खुद गुहार लगाई है। तो ममता बनर्जी के आगे आप लोग फेल हैं। सोफिया जी, मुझे बीजेपी से सवाल लेने दीजिए। सोफिया जी रुक जाइए, सोफिया जी रुक जाइए। मैं कह रहा हूं रजनीश वत्स जी, आप ममता जी के आगे फेल हैं, बिल्कुल फेल हैं। देखिए, ममता बनर्जी आज न केवल आगे बढ़ी, बल्कि आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई और अपना केस भी आर्ग्यू कर लिया उन्होंने। देखिए ममता बनर्जी, आप दिल्ली आई हैं, आप खूब अच्छे तरीके से लड़िए, और मुझे लगता है कि लड़िए यदि तो बंगाल के मानुस के लिए और बंगाल की माटी के लिए, बंगाल की अस्मिता के लिए, ना कि अरे जिनके नाम कटे वो बंगाल के ही मानुस है भाई। रजनीश वत्स जी क्या बात कर रहे हैं? वो बंगाल के मानुस है जिनके नाम कटे, बंगाल के ही वोटर हैं वो। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठी भी बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, आप ये मान लीजिए। एक भी घुसपैठियों को एसआईआर में तो आप खोज नहीं पाते हैं। सुनिए, खाली आर्गुमेंट बनाते रहते हैं, खाली नैरेटिव बनाते रहते हैं, नया नया घुसपैठी है। आप बताइए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले आपको एसआईआर में? मैं अभी रखूंगा ना, मैं रखूंगा। बताइए ना, एसआईआर में बंगाल में कितने, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, इसका जवाब दे दीजिए। बिहार में घुसपैठी यदि नहीं, घुसपैठिए मिले तो उसको डिपोर्ट किया गया। लेकिन बात है कितने मिले ये तो बताइए। 2005, सुनिए ना, कितने 2005 में, अब मुद्दा नहीं, जैसे मुद्दा जिस मुद्दे के लिए आई है, तो ममता बनर्जी 2005 में इसी मुद्दे के ऊपर आपने सदन के पटल पे, खास करके लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर पेपर जो है आपने फेंक दिया था उनके मुंह पे। और ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठ पर सवाल उठाने वालों को चुप कराना चाहती हैं, क्योंकि यही उनकी वोट बैंक राजनीति की सच्चाई है। और सीमा से घुसपैठ होती है, बीएसएफ लोगों को पकड़ती है, लेकिन बंगाल सरकार जांच पर ही हमला करने लगती है। सवाल साफ है कि अगर सब निर्दोष है तो एसआईआर से जांच से डर क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के साथ हमेशा से खड़ी रही है,
लेकिन तुष्टीकरण के साथ भी खड़ी होती है। ममता बनर्जी जी, आप ये बताइए 58 लाख जो फर्जी वोटर हैं या जो गायब है, जो पलायन कर चुके हैं, उसके लिए एसआईआर किया जा रहा है, जो कि बिहार में भी किया गया और 12 राज्यों में भी किया जाएगा। मुझे लगता है ये कम से कम तो इलेक्शन कमीशन का विशेषाधिकार है ना, उसके ऊपर भी आप क्यों चैलेंज करने लगती हैं? कम से कम संवैधानिक संस्था को अपना काम तो करने दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, सबके सब देखिए कि आप कहीं ना कहीं प्रभावित करने की जांच एजेंसी की बात करें, चाहे हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, हर बार चैलेंज तो करते हैं, लेकिन ठीक वो है। आप देखिए कि उनका चैलेंज जो है फुस हो जाता है। हर बार वो चैलेंज तो करते हैं, आप सदन के पटल पे भी जाते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लेकिन वहां पे भी आप झूठे साबित हो जाते हैं। लेकिन मुझे पूछना है कि ममता बनर्जी जी का जो हमला एसआईआर पर नहीं है, सच्चाई पर है। अगर सच्चाई पर बंगाल है, में चलिए सब सच्चाई ठीक पर है, मैं तो जवाब नहीं ममता लेता हूँ बनर्जी सोफिया जांच गांधी से जी। कब तक सोफिया भागेंगी? जी, लोग चुनाव ये के कह रहे हैं बाद कि ममता सैकड़ों बनर्जी बीजेपी सुप्रीम कोर्ट कार्यकर्ताओं इसलिए, की हत्या रमनीत जी हुई, रुक भी तो जाइए, ममता आपका बनर्जी वक्त बहुत कहाँ पहले थी आप? खत्म हो गया है। सोफिया जी, लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इसलिए पहुंची आज सुप्रीम कोर्ट में कि वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना चाहती थी, ये इसलिए पहुंची और एक नया नैरेटिव गढ़ना चाहती थी। देखिए, आपकी लड़ाई के लिए मैं खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ये नैरेटिव गढ़ना चाहती थी बीजेपी के खिलाफ, इसीलिए वो वहां पहुंची है। सबसे पहले तो मैं रमनीश जी से पूछना चाहूंगी कि कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन्होंने ज्ञान लिया है या ज्ञान दे रहे हैं कि कितने लोग डिपोर्ट हुए हैं। ये शायद आपके उत्तर को जवाब नहीं देकर स्किप कर गए, कन्नी काट गए। इन्होंने अभी कहा कि 65 लाख लोग जो कटे हैं बिहार में, उनको कई लोगों को डिपोर्ट किया गया। पता नहीं, हम लोगों के पास तो ये खबर नहीं है। बहरहाल, बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में भी अभी तक कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला है। इनको मैं बता दूं इनके नॉलेज के लिए। और जहां तक बात है, अभी तक जो हियरिंग चल रही है, वे सारे लोग जो है बहुत ज्यादा भारतीय हैं और बंगाली हैं। ये अलग बात है कि वो बंगाली बोलते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी हैं। बांग्लादेशी समझ के उनको कहीं मारिएगा मत, जैसे पहले भी हो चुका है। तो मैं ये कहूंगी कि ममता बनर्जी अगर जाती हैं तो ये तो सच्चे लीडर, एक सच्चे नेत्री की पहचान है कि वो गई, खुद गई। उन्होंने कोई आलस नहीं किया, एसी रूम से बैठकर वो मन की बात नहीं कर रही हैं भाई। वो तो जब कोरोना था तब भी वो सोशल डिस्टेंसिंग समझा रही थी अपने एसी कमरे से निकल के, और आज भी तो उनके 90 के दशक से वो हमेशा ही माँ माटी मानुष के साथ वो रही हैं। वो कभी भी बैठकर भाषण नहीं देती, व्हाट्सएप पर ज्ञान नहीं बांटती। तो जहां तक ममता बनर्जी की बात है, वो मनुष्य के साथ, मानुष के साथ हमेशा थी, हैं और आगे भी रहेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का वो एक ही मकसद है कि वो लोगों के लिए लड़ना चाहती थी, वो लोगों की बातों को रखना चाहती थी। चूंकि भाजपा और चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं मिला जुला एक कह सकते हैं, लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूं। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, वो पर्दे को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी गई और ये दुनिया देख रही है। तो 2020 में कैसे ममता बनर्जी आ गई सत्ता ठीक है, में? सोफिया जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 2020 में कैसे क्या आ गई? आप सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी ला सकती हैं? देखिए, हम लोग उतने दूर तक नहीं जाते हैं। फिलहाल हमें यही देखना है। हमें देखिए, हमें किसी भी संस्था से कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा बस यही कहना है कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये जो माइक्रोस्कोप लेकर ये जो पेपर में छानबीन कर रहे हैं, पता नहीं क्या खोज रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक प्रोब बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज ही कहा कि ये जो जिस तरीके से लोगों को परेशान हैरेसमेंट किया जा रहा है, उसमें थोड़ी ढिलाई होनी चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। यही बात तो जो हम कह रहे थे आज वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कहीं ना कहीं आधी जीत हमारी हो चुकी है। तो आगे हम न्याय के लिए, ऑब्वियसली लोकतंत्र पे हमारा भरोसा है और आगे हमें लगता है कि ये जरूर इसके ऊपर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। ठीक है, रमनीत जी बताइए, आप और चुनाव आयोग मिले हुए हैं और जानबूझकर बंगाल के लोगों को एसआईआर के नाम पर परेशान किया जा रहा है। सोफिया खान ये आरोप लगा रही हैं आप पर। उसके बाद मैं वरुण जी के पास जाऊंगा। देखिए, आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक ये सब कुछ ठीक था। सब संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, सब अच्छे तरीके से काम कर रही थी। चाहे हम आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी की बात क्यों ना करें, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन मैं बात करूं, अभी आपने भी कहा इस बात को कि बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम सबसे पहली बात है डिटेक्ट करते हैं, डिलीट भी करेंगे और रिपोर्ट तो करते ही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अब लेट मी कंटिन्यू।
बीएसएफ के ताजा आंकड़ों के अनुसार कहूं, पिछले 3 सालों में 5,000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को भारत बांग्लादेश सीमा पर पकड़ा गया और उसको वापस भेजा गया, जिनमें से आप देखिए ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पश्चिम बंगाल में ही घुसे पड़े थे। दूसरी बात है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह से आधार कार्ड बनवाती हैं, जिस तरह से वहां पे वोटर आईडी कार्ड बनवाती हैं, जिस तरह से राशन कार्ड बनवाती हैं, जिस तरह से घर आवास वहां पे है, शौचालय है, अनाज है, हर तरह की सुविधाएं जो है ममता दीदी के तरफ से दी जाती है, उसको पैसे भी मिलते हैं। लेकिन मैं सब सारे प्रमाण है, सारे प्रमाण है, सारे प्रमाण है, सारे प्रमाण है, सारे प्रमाण है वहां पे सारे प्रमाण है। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं आता है। ये बांग्लादेशी घुसपैठी के लिए ठीक है, बार-बार रमनी जी रुक जाइए, सोफिया जी रुक जाइए, मुझे वरुण जी के पास जाना है। वरुण जी कल ममता, रमनी जी रुक जाइए, रमनी जी आपने अपनी बात कह दी, रुक जाइए। वरुण जी, कल ममता बनर्जी ने कहा था मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से इंडिकेशन ये था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती हैं। क्या कांग्रेस उनको नंबर में मदद करेगी? बंगाल से निकल कर चले गए क्या दिल्ली? बंगाल से निकल कर पहुंच गए क्या पहलगाम? पहले सीमाओं को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद ममता बात कीजिए। बनर्जी और टीएमसी के आरोपों को रमनी जी रुक जाइए, वरुण जी जवाब दीजिए। मैंने सुना नहीं इनकी चेले में क्या हुआ, बताया नहीं, मेरा सवाल था कि सुन नहीं ममता पाया। बनर्जी ने कल ये इंडिकेट किया कि मेरे पास नंबर नहीं है। इनका ये कहने का मतलब ये था कि अगर जरूरत पड़ती तो मैं भी महाभियोग प्रस्ताव सीईसी के खिलाफ ले आती। क्या कांग्रेस नंबर ये से सबका उनकी मदद अपना- करेगी? बिल्कुल, जैसे जिस हिसाब से सीईसी का रोल चल रहा है देश के अंदर, एसआईआर की तो खिलाफत जो है राहुल गांधी जी ने खूब करी है, सारे लोग कर रहे हैं, सारा अपोजिशन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक है, इसको सास भी कभी बहुत ही ऐसे इस प्रयोग से बाहर आना चाहिए। अभी इन्होंने कहा 2014 तक सही था, तो भाई अटल जी का भी तो 7 साल का युग था, वो भी तो सब सही मान रहे हैं, उसको तो नहीं माना किसी ने करा। और अभी एसआईआर की जहां तक बात हो रही है, मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया कि अभी 50-60 लाख वोट अभी बंगाल में, बिहार में काटे जा रहे हैं स्टेट में, तो क्या 2024 के चुनाव में इतने वोट पड़े थे क्या? वो क्लियर क्यों नहीं कर रहा चुनाव आयोग? अगर वो चुनाव में वोट पड़े थे किसी न किसी रूप में, तो ये चुनाव ही अवैध है लोकसभा 2024 का। इस पे क्लैरिटी नहीं करी आज दिन तक चुनाव आयोग ने। और अभी ममता दीदी क्यों जा रही है सुप्रीम कोर्ट, क्यों जा रही है? भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी जा रहा हो कोई? वही तो मैंने कहा, सास भी कभी बहू क्यों बनना चाह रहे हो आप हर बात? आप चाहो जैसे विपक्ष चले, आप चाहो जैसे एक्टिविटी करे, उनको अगर परेशानी हो रही है तो कोर्ट जा सकती है, जा रही है। और उनको आज स्पेशल कंसिडरेशन किया कोर्ट ने, पेटिशनर इन स्पिरिट मान लिया पीआईएल में, एक हिस्टोरिक लॉ के हिसाब से भी एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी परमिशन दी पीआईएल के अंदर उनको पार्टी बनने के लिए। तो ये बीजेपी, आज की जो बीजेपी है ना, दूसरों से परेशान हो रही है। भाई अगर मान लीजिए आपने कोई गलत काम नहीं किया है, एसआईआर में चुनाव आयोग ने गलत नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा। आप क्यों परेशान हो? जब आप आधार कार्ड को नहीं मान रही थी चुनाव आयोग, जब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया आधार कार्ड को। ये सब चीजें आज की जो भारतीय जनता पार्टी की बात है, अटल जी अडवाणी जी की कभी नहीं करता हूँ। जो मोदी सेंट्रिक भारतीय जनता पार्टी हर बात से परेशान हो रहे हैं, राहुल गांधी को कर रहे हैं, ममता बनर्जी। भाई आप तो सच्चे हो, आप तो सनातन कीर्तन करने आए हो, संत कीर्तन कर रहे हो, सब कुछ संत हो, तो आपको क्यों परेशानी है? करने दो, जिसको कोर्ट जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो अच्छा काम कर रहे हो, तो अपने शांति से रहना चाहिए।